अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत में हमें एक वॉइस ओवर के जरिए नेक्रोमोंगर्स नाम की सभ्यता के बारे में बताया जाता है, जो ऐसे धर्म को मानते हैं जिसमें इन सब का मानना था कि इस धर्म के जरिए उन्हें एक अंडरवर्ल्ड नाम की जगह पर जाने का मौका मिलेगा। दरअसल अंडरवर्ल्ड नेक्रोमोंगर्स के लिए किसी स्वर्ग जैसा ही होता है। साथ ही ये सभ्यता काफी विकसित भी थी, जिस वजह से उनकी सेना पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। माना जाता है कि नेक्रोमैंगर्स का राजा, जिसे सभी लॉर्ड मार्शल कहकर बुलाते हैं, वो अंडरवर्ल्ड में जाकर वापस आ चुका है, जिस वजह से उसके पास अद्भुत शक्तियां होती है, जैसे कि वो अपने शरीर और आत्मा दोनों को एक समय पर अलग अलग काबू कर सकता है, और साथ ही वो किसी के भी शरीर से उसकी आत्मा को बाहर निकाल सकता था। दरअसल नेक्रोमोंगर सभी इंसानों को अपने धर्म को कबूल करवाना चाहते थे, और जो ऐसा नहीं करता था उसे ये मार दिया करते थे। इसलिए नेक्रोमोंगर्स लगातार अलग अलग प्लैनेट्स पर हमला करके उस पर कब्जा करते जा रहे थे। अब दूसरी तरफ हमें यूई नाम के एक प्लैनेट पर रिडिक देखने को मिलता है, जिसके पीछे एक टूम्स नाम का आदमी खड़ा होता है। और जैसा कि हमें पहले से ही पता है कि रिडिक असल में खतरनाक हथियार है, इसी वजह से अक्सर उसके ऊपर कोई ना कोई इनाम रखा जाता था। यही वजह थी कि टूम्स पैसों की लालच की वजह से रिडिक को पकड़ना चाहता था, लेकिन रिडिक को पकड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि रिडिक टूम्स के सारे साथियों को बड़े ही आसानी से मारकर उसके शिप में दाखिल हो जाता है, जहां वो टूम से सवाल करता है कि आखिर उसे पकड़ने का काम उसे किसने सौंपा है, जिस पर टूम्स कहता है कि उसे उस शख्स के बारे में कुछ नहीं पता, पर वो रिडिक से बताता है कि वो शख्स उसे हीलियम प्राइम नाम के एक प्लेनेट पर मिलेगा। जिस बात पर रिडिक टूम्स को वहीं छोड़कर उसकी शिप की मदद से हीलियम प्राइम के लिए निकल पड़ता है। जहां जाते वो उस प्लेनेट का एक प्लेन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रिडिक उस प्लेन को क्रैश करवाने के बाद अपनी शिप के साथ सुरक्षित हीलियम प्राइम पर पहुंच जाता है, जहां वो सबसे पहले इमाम से मिलता है, जिन्हें रिडिक ने करीब 5 साल पहले डार्क प्लैनेट से जिंदा बाहर निकाला था। तब से इमाम यहाँ पर अपनी पत्नी और बच्ची के साथ सुरक्षित रह रहा था, लेकिन अब इमाम के हिसाब से इस प्लैनेट पर जल्दी नेक्रोमैंगर्स का हमला होने वाला है, और वो चाहते हैं कि रिडिक इस लड़ाई में उनका साथ दे। यहाँ इमाम रिवील करता है कि उसी ने रिडिक को लाने के लिए टूम्स को भेजा था, जो असल में एक मर्सिनरी है। दरअसल मर्सिनरी पैसों के लिए किसी को भी मारने या पकड़ने का काम करते हैं। हालांकि इमाम चाहता है कि रिडिक उनकी इस लड़ाई में मदद करे। यहाँ रिडिक इमाम से सवाल करता है कि आखिर उसने कैसे सोच लिया कि वो नेक्रोमोंगर्स की इतनी बड़ी और ताकतवर सेना के सामने टिक पाएगा, जिसके जवाब में इमाम कुछ कहता है इससे पहले वहाँ पर एलिमेंटल जाति की एक बूढ़ी औरत नेम एरोन आ जाती है। दरअसल एलिमेंटल्स के पास किसी का भी भविष्य देखने की खास शक्तियां होती है। जहाँ अब एरोन रिडिक से बताती है कि आज से करीब 30 साल पहले नेक्रोमोंगर्स के राजा लॉर्ड मार्शल को अपने बारे में की गई एक भविष्यवाणी के बारे में पता चला था, जिसके मुताबिक फ्यूरिया नाम के एक प्लैनेट पर जन्मा एक बच्चा ही आने वाले समय में उसकी जान लेगा। अब इस भविष्यवाणी को जानने के बाद लॉर्ड मार्शल ने फ्यूरिया प्लैनेट के सभी निवासियों, जिन्हें फ्यूरियंस कहा जाता था, उन सबको मरवा डाला। पर भाग्य से जैसे तैसे भविष्य वाले उस बच्चे की जान बच गई, जो कोई और नहीं बल्कि रिडिक है। इसलिए इमाम का मानना था कि वही है जो लॉर्ड मार्शल को मारकर नेक्रोमोंगर्स की इस कत्लेआम को खत्म कर देगा। लेकिन रिडिक इमाम को इस लड़ाई में शामिल होने से साफ साफ मना कर देता है, जिस पर इमाम अब उससे जैक के बारे में बताता है, जब वो उसे यहाँ छोड़कर गया था, जिसके 1 साल बाद से वो मर्सिनरीज के साथ मिलकर काम करने लगी, जिसकी वजह से इस वक्त वो क्रेमेटोरिया नाम के प्लेनेट पर कैद है। इसलिए वो कम से कम उसे तो वहां से निकाल सकता है, जिसके जवाब में रिडिक इमाम से बिना कुछ कहे ही जाने लगता है। पर इसी वक्त इस प्लेनेट पर नेक्रोमोंगर्स की सेना हमला कर देती है, जिस वजह से रिडिक को इमाम और उसके परिवार को बचाने के लिए वहीं रुकना पड़ता है। पर आखिर में एक नेक्रोमोंगर सैनिक इमाम को जान से मारने में कामयाब हो जाता है, और वहीं दूसरी तरफ नेक्रोमोंगर सेना जल्दी इस प्लेनेट पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लेती है, जिसके बाद उनकी मेन शिप से लॉर्ड मार्शल बाहर निकलता है। साथ ही हम लॉर्ड मार्शल के खास कमांडर वाका और उसकी पत्नी डीम को देखते हैं, जिसके बाद इस प्लेनेट के लोगों को नेक्रोमोंगर्स की प्रीस्ट, जिनका नाम प्यूरीफायर होता है, वो उन्हें जबरदस्ती धर्म बदलने को कहता है। जिस दौरान एक आदमी इसके खिलाफ में आवाज उठाने की कोशिश करता है, जिसकी सजा के तौर पर लॉर्ड मार्शल सभी के सामने उस लड़की की आत्मा को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर बाकी सभी लोग उसके सामने डर के मारे अपने घुटने टेक देते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों के बीच रिडिक भी होता है, जो सीधा ही लॉर्ड मार्शल से आकर कहता है कि उसे उसकी इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, वो तो बस यहाँ उनके खास सिपाही से लड़ने के लिए यहाँ आया हुआ था, क्योंकि उसने इमाम की जान ली थी। अब यहाँ लॉर्ड मार्शल रिडिक को उससे लड़ने देता है, जिस लड़ाई में रिडिक बड़ी ही आसानी के साथ उसके ही चाकू से उसे ही जान से मार देता है। पर अब इससे लॉर्ड मार्शल को उस पर शक होता
है क्योंकि रेडिक ने बहुत ही आसानी के साथ उसके सबसे काबिल सिपाही को खो दिया था। इसलिए वो रेडिक को पकड़कर एक मशीन के अंदर जाने के लिए कहता है। दरअसल ये मशीन किसी भी इंसान के भूतकाल के बारे में बता सकती थी, जिस मदद से ये मशीन रेडिक के बारे में बता देती है कि वो असल में एक फ्यूरियन है जो वहां जानकर लॉर्ड मार्शल रेडिक को जान से मारने का आदेश दे देता है। पर अब अपनी जान को खतरे में देख रेडिक वहां सभी सैनिकों को मारकर निकल जाता है। लेकिन अब भी उसके पीछे एक नेक्रोमोंगर शिप लगी हुई थी, जिस दौरान वहां टूम्स अपनी शिप लेकर आता है जो नेक्रोमोंगर की शिप को तबाह कर देता है। यहाँ टूम्स रेडिक से बताता है कि वो जिस शिप को लेकर यहाँ आया था उसमें टूम्स ने पहले से ही ट्रांसमीटर लगवाया हुआ था, जिसकी मदद से ही वो उसे ट्रेस कर पाया। अब टूम्स और उसके लोग रेडिक को अपने साथ लेकर इस जगह से निकल जाते हैं, जहाँ वो आपस में बातें कर रहे होते कि रेडिक के लिए उन्हें अच्छे पैसे कौन देगा। जिस पर रेडिक टूम्स से कहता है कि उन्हें अच्छे पैसे सिर्फ क्रेमेटोरिया पर ही जाकर मिल सकते हैं, जिसकी इस बात को टूम्स मान जाता है। इसलिए अब ये लोग क्रेमेटोरिया के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ लॉर्ड मार्शल वैको को रेडिक को ढूंढकर मारने का आदेश देता है, जिसके बाद वैको जाकर अपने पत्नी से मिलता है। जिनकी बीच बातों से हम समझ पाते हैं कि वैको असल में लॉर्ड मार्शल को ही मारकर उसकी जगह खुद नेक्रोमोंगर्स का राजा बनना चाहता है। जिस पर उसकी पत्नी उसे कहती कि इसके लिए उसे पहले रेडिक को ढूंढकर मारना होगा, क्योंकि अगर भविष्यवाणी के मुताबिक रेडिक ने अगर पहले लॉर्ड मार्शल को मार दिया तो वो राजा बन जाएगा। दूसरी तरफ टूम्स और उसके आदमी क्रेमेटोरिया पहुंच चुके थे, जो प्लेनेट सूरज के करीब होने के कारण बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ दिन के समय सूरज की किरणें जैसे ही इस पर पड़ती है वैसे ही इसका तापमान एकदम से बढ़कर 700 डिग्री तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि इस प्लैनेट पर खतरनाक कैदियों को जमीन की काफी नीचे रखा जाता है। यहाँ के इंचार्ज से टूम्स रेडिक के बदले काफी ज्यादा पैसों की मांग करता है, जिस पर इंचार्ज उनसे सुबह तक रुकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे इन पैसों का इंतजाम करने के लिए कुछ समय की जरूरत थी। वहीं इधर जेल के अंदर सभी कैदी रेडिक को पहचानते थे, इसलिए उनमें से कुछ लोग उसको मारने की कोशिश भी करते हैं, पर रेडिक उन्हें काफी आसानी से संभाल लेता है। इसी दौरान रेडिक की मुलाकात जैक से होती है, जिसे बचाने के लिए वो यहाँ आया हुआ था। जैक जो अब रेडिक से नफरत करती थी वो उसे बताती कि अब उसका नाम जैक नहीं बल्कि कीरा है। जिस बीच गार्ड जेल के अंदर अजीब से खूंखार भेड़िए छोड़ देते, क्योंकि इसी तरह वो यहाँ कैदियों की बढ़ती हुई संख्या को काबू में करते थे। अब भेड़ियों को देखते ही वहाँ भगदड़ मच जाती है, लेकिन जब एक भेड़िया रेडिक के पास पहुंचता है तो रेडिक बिना डरे उस भेड़िए की आंखों में आंखें डालकर देखता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि भेड़िए की रेडिक से दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ कीरा भेड़ियों से बचने की कोशिश कर रही होती है, जिसी दौरान कुछ कैदी उसे मारने लगते हैं। तभी रेडिक वहां आकर उसे बचाता है और फिर एक कैदी को बहुत ही बेरहमी से मार भी डालता है। जिसके बाद अब कीरा रेडिक से बताती कि वो उसे ढूंढने के लिए हीलियम प्राइम से बाहर निकली थी, जिस बीच उसकी मर्सनरीज लोगों से दोस्ती हो गई, जिसके कारण वो दुर्भाग्य से यहीं फंस गई। अब इसी दौरान रेडिक नोटिस करता है कि यहाँ के गार्ड्स बारी बारी ताजी हवा खाने के लिए एक लिफ्ट के जरिए ऊपर जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस जेल के इंचार्ज को एक नेक्रोमोंगर शिप की उनके प्लैनेट पर मौजूद होने की खबर मिलती है, जिस बारे में वो टूम से सवाल करते हैं। और अब देखते ही देखते दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि बातों ही बातों में टूम्स ने उसे बता दिया था कि उसने इसके पहले एक नेक्रोमोंगर शिप को तबाह किया था। अब ये जानने के बाद इनके बीच लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें जेल के गार्ड टूम्स के सारे आदमियों को मार डालते हैं। इसलिए अब टूम्स अपनी जान बचाने के लिए रस्सी के सहारे नीचे जेल में चला जाता है, जिसे वहां देख रेडिक उससे तो कुछ नहीं कहता, पर वो उस रस्सी के सहारे ऊपर लिफ्ट में चला जाता है, जहां से वो कंट्रोल रूम पहुंचकर जेल के सभी दरवाजे खोल देता है, जिससे कीरा सहित बाकी सारे कैदी भी आजाद हो जाते हैं। पर रेडिक टूम्स को भीड़ों के साथ वहीं बंद कर देता है। अब रेडिक सभी से कहता है कि उन्हें इंचार्ज और गार्ड के उनकी शिप तक पहुंचने से पहले उस तक पहुंचना होगा, और क्योंकि अभी रात है तो सूरज भी नहीं होगा, इसलिए रेडिक सभी को अपने साथ रात के अंधेरे में रास्ता दिखाते हुए लेकर जाता है। पर जेल के गार्ड्स इन सभी को देख लेते हैं, जिससे उनके बीच अब गोलीबारी शुरू हो जाती है। इसी दौरान रेडिक एक गार्ड को मारकर आगे बढ़ता है। अब इन्हें सुबह होने से पहले पहाड़ चढ़ना था, क्योंकि सुबह कुछ ही देर में होने वाली थी, इसलिए सभी जल्दी से किसी तरह पहाड़ चढ़कर अलग अलग जगह छिप जाते हैं, क्योंकि अब तक सूरज निकल चुका होता है, जिसमें कीरा बुरी तरह से फंस जाती है। पर रेडिक एक रस्सी के सहारे उसे समय रहते बचा लेता है। अब इस प्लेनेट के दिन के समय 7 मिनट का एक ऐसा भी समय आता है जिस दौरान सूरज की रोशनी एकदम से कम हो जाती है, इसलिए यही मौका होता है जब ये लोग शिप तक पहुंच सकते थे। लेकिन रेडिक सभी से उस समय छुपे रहने के लिए कहता है, क्योंकि वहां नेक्रोमोंगर्स पहुंच चुके थे, जिनका सामना जेल की इंचार्ज और गार्ड से होता है, और फिर वैको उन सभी को बड़े ही आरामी से मार डालता है। अब रेडिक अपने साथियों के साथ नेक्रोमोंगर्स पर एकदम से हमला करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि नेक्रोमोंगर्स रेडिक और उसके साथियों पर भारी पड़ रहे होते हैं। पर फिर रेडिक एक जोर के हमले के साथ
वैको की पूरी फौज को मार गिराता है, लेकिन अब वो भी बेहोश हो चुका था। जिसके बाद अब सूरज की एक तेज किरणें फिर से आकर सबको जलाने लगती है। इसलिए वैको रिडिक को वहीं छोड़ देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सूरज की गर्मी से वो जरूर मारा जाएगा। पर वो जाते जाते कीरा को अपने साथ अगवा कर ले जाता है। आप नेक्रोमॉन्गर्स के जाने के बाद जब रिडिक को होश आता है तो वो खुद को प्यूरीफायर के सामने पाता है, जो रिडिक से रिवील करता है कि वो भी उसी की तरह एक फ्यूरियन है, लेकिन उसमें लॉर्ड मार्शल को मारने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो उसका साथ देने लगा। यहाँ प्यूरीफायर ने रिडिक को इसलिए बचाया था क्योंकि उसे भी भविष्यवाणी पर विश्वास था, पर वो ये भी जानता था कि उसकी इस गलती के लिए लॉर्ड मार्शल उसे कहीं से भी ढूंढकर मार डालेगा, इसलिए वो खुद ही सूरज की रोशनी में जाकर अपनी जान दे देता है। इधर वैको लॉर्ड मार्शल से झूठ कहता है कि उसने रिडिक को जान से मार दिया है, लेकिन कुछ देर बाद रिडिक वहां पहुंच जाता है और लॉर्ड मार्शल पर हमला कर देता है, लेकिन लॉर्ड मार्शल पहले से ही चौकन्ना था। यहाँ वैको रिडिक को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसकी पत्नी डेम उसे रोक लेती है। अब लॉर्ड मार्शल रिडिक से अकेले ही लड़ने का फैसला करता है, पर इसके पहले कि वो उसके सामने कीरा को पेश करता है, जो अब एक नेक्रोमॉन्गर बन चुकी थी, जिसकी इस हालत को देखकर रिडिक लॉर्ड मार्शल के ऊपर गुस्से में चाकू से वार कर देता है, जिससे उसे एक हल्का सा कट लग जाता है। इसलिए वो रिडिक को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बुरी तरह मारता है और फिर रिडिक की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिस दौरान रिडिक उसे एक जोर की लात मारता है। इसलिए अब लॉर्ड मार्शल उसे एक लोहे के भाले के जरिए जान से मारने की कोशिश करता है, जो देखकर अब कीरा को सब कुछ याद आ जाता है। इसलिए वो लॉर्ड मार्शल को पीछे से चाकू मार देती है, लेकिन लॉर्ड मार्शल में अब भी काफी दम होता है, इस वजह से वो कीरा को हवा में उछालकर दूर फेंक देता है, जिससे कीरा की पीठ में एक धारदार हथियार घुस जाता है। यहाँ अब लॉर्ड मार्शल को घायल देख डेम वेको से लॉर्ड मार्शल को जान से मारने के लिए कहती है, क्योंकि उसके लिए यही अच्छा मौका है, वो उसे मारकर खुद राजा बन सकता है। पर इससे पहले वह कोई लॉर्ड मार्शल को मार पाता, वो अपनी आत्मा को बाहर निकालकर अपना हथियार उठाने की कोशिश करता है, पर उस जगह रिडिक पहले से ही खड़ा होता है, जो लॉर्ड मार्शल को मारने में बिल्कुल भी देर नहीं करता, और इस तरह से भविष्यवाणी सच साबित हो जाती है। लेकिन रिडिक कीरा को बचाने में नाकामयाब होता है, क्योंकि वो रिडिक के सामने ही अपना दम तोड़ देती है। आप क्योंकि रिडिक ने ही राजा को मारा था, इसलिए वैको सहित सारे नेक्रोमॉन्गर्स उसके सामने अपने घुटने टेक देते हैं, क्योंकि अब रिडिक ही उनका राजा होता है। जिस सीन को दिखाते हुए ये पार्ट 2 यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे के पार्ट देखने तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी विनती है कि मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। मिलते हैं अगले एंटरटेनिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।